जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होगा और ये वैसे क्वेश्चन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे। बिल्कुल देख रहे थे। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट कल के सुबह वाली क्लास में देख लेंगे। फिलहाल आज के इस सेशन में हम लोग 15 वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 1.80, दूसरा ऑप्शन है 37.06, तीसरा ऑप्शन है 10.6 और चौथा ऑप्शन है 62.9। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। और वैसा सोडा जिसका यूज हम लोग धोने में करते हैं उसी को क्या कहते हैं? धोबन सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला? Na2CO3 10H2O। ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका 10H2O है इसी को क्या बोला जाता है? तो गुरुजी इसी को क्रिस्टलीकरण का पानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीकरण का पानी बोला जाता है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसी क्रिस्टलीकरण पानी का प्रतिशत मात्रा इस पूरे धोबन सोडा में कितना है? आप सभी कहेंगे सर बड़ा ही आसान है। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस पूरे धोबन सोडा का अनुभार निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस 10H2O का अनुभार निकाल लेंगे और फिर दोनों का प्रतिशत निकाल देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु हैं? आप कहेंगे 2। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 23। 2 है तो कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर 46 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? तो गुरुजी यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु है। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे 12। तो लीजिए हम लोग यहाँ पे प्लस 12 कर दे रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। आप सभी कहेंगे कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। चूंकि यहाँ पे 3 है तो 16 या 48 हो जाएगा। तो लीजिए हम लोग यहाँ पे प्लस 48 भी कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आप कहेंगे सर 10 मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि 10H2O लिखा हुआ है। आप सबों को मालूम है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का अनुभार कितना होता है? 18। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वाटर का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1। यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आप कहेंगे सर 16। तो 16 और 2 कितना हो जाता है? 18। तो आप सभी याद रखेंगे ऐसे भी कि जो पानी है उसके एक मॉलिक्यूल्स का अनुभार कितना होता है? आप कहेंगे 18। चूंकि यहाँ पे 10 है तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 180 हो जाएगा। कैसे? तो 18 गुना 10 हो जाएगा। तो लीजिए हम लोग यहाँ पे 180 लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो सर सबको जोड़ेंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 8 16। तो लीजिए 16 का 6 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आपके पास कितना बचा? 1। तो 8 1 9, 9 4 13, 13 1 14 और 14 4 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18 हो जाएगा। आपके पास फिर से कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 यहाँ भी बच रहा है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 286 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस 286 ग्राम वॉशिंग सोडा में ये 10H2O कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे कि सर ये जो हमारा 286 है इसमें हमारा पानी का भी अनुभार शामिल है। ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ पे पानी का अनुभार कितना लिया है? आप कहेंगे सर 180 लिया है। मेरे मित्र आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस 286 में 180 कितना प्रतिशत है, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि सर बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पे प्रतिशत निकाल लेते हैं। 180 बटा 286 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 62.93% के समथिंग आएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत मात्रा कितना है, आप कहेंगे 62.93% है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि जब अग्निशामक की नॉब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल डैश में मिल जाता है। ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब अग्निशामक की नॉब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए कौन सा अम्ल किसके साथ मिल जाता है, ये चीज आपको बताना है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये अग्निशामक क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसी को क्या बोला जाता है, आग बुझाने वाला यंत्र बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। और नो डाउट आप सभी ने इसको देखा होगा, बहुत सारे मॉल में लगा हुआ रहता है, अब तो गाड़ी में भी लगा हुआ मिलता है, ये लोग अपने घर में भी लगाते हैं आग से बचाव के लिए। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका यूज आग बुझाने के लिए किया जाता है। और इस फायर एक्सटिंग्विशर से कौन सा गैस निकलता है, तो आप सभी कहते हैं CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब आप इसके संरचना की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये एक लाल सिलेंडर में भरा हुआ रहता है, लेकिन आप सबों को ये नहीं मालूम रहता है कि इस लाल सिलेंडर में आखिर रहता क्या है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सिलेंडर होता है उसके ऊपर में क्या लगा हुआ रहता है, तो एक नॉब लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, एक नॉब जिसको हम लोग को क्या करना होता है, दबाना होता है। और इधर क्या लगा हुआ था, तो गुरुजी पाइप लगा हुआ रहता है जिससे कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। और इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, आग बुझाने के लिए करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर होता है उसमें कौन सा चीज भरा हुआ रहता है, तो आप सभी याद रखना कि इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन भरा हुआ रहता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ रह सकता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका नॉब है इससे क्या होता है, तो एक कांच की नली कनेक्ट रहती है। इस नॉब से एक कांच की नली कनेक्ट रहती है और इसमें क्या भरा हुआ रहता है, तो गुरुजी इसमें H2SO4 भरा हुआ रहता है। और इसका नेचर कैसा होता है, तो गुरुजी ये तनु होता है यानी कि डाइल्यूट होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इस सिलेंडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन भरा हुआ रहता है और नॉब से कनेक्टेड एक कांच की परख नली होती है जिसमें तनु H2SO4 भरा हुआ रहता है। जैसे ही आप इस नॉब को दबाते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका परख नली है ये टूट जाता है और H2SO4 किसके साथ आके मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और कौन सा गैस निकलता है, तो गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आप नॉब को दबाते हैं तो जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि NaHCO3 है वो क्या करता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेता है। और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, तो गुरुजी ये Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बना लेता है, H2O बना लेता है और क्या रिलीज करता है, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो आग बुझाने के लिए करते हैं। तो आपके अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में जो मैकेनिज्म होता है वो आपका कुछ इसी तरह से होता है। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के लिए आपका सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिल रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको आप क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा भी कहते हैं। और साथ ही साथ H2SO4 क्या है, तो आप कहेंगे सर इसी को तो हम लोग अम्ल बोलते हैं यानी कि एसिड बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग क्या कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है, आप कहेंगे H2SO4। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में निम्नलिखित में से क्या रहता है, अगर आपके ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे तो आप किसको टिक करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टिक करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 रहता है और यही दोनों जब रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ऑप्शन दिया हुआ स्थिति बदलना, दूसरा ऑप्शन है दिए गए सभी विकल्प, तीसरा ऑप्शन है रंग बदलना, चौथा ऑप्शन है गैस का उत्सर्जन। क्या होगा इसका आंसर,
आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको ये बताता है कि कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए तो हमको ये मालूम करना होगा कि अगर कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा उस रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं और ध्यान में रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या सब होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या सब होता है। तो पहला चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो आपको क्या देखने को मिल सकती है, तो अवस्था या स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? अवस्था या स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे रिएक्शन हो रहा होगा तो आपको रंग में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? रंग में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। तीसरा आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? ताप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ताप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चौथा आपको क्या मिलेगा? तो गुरुजी अवक्षेप बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? अवक्षेप बन रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि अवक्षेप का बनना भी क्या होगा सर? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का ही लक्षण होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि पांचवा आपको लक्षण गैस का उत्सर्जन होता हुआ भी मालूम पड़ सकता है। क्या मालूम पड़ सकता है सर? गैस का उत्सर्जन होता हुआ भी मालूम पड़ सकता है। यानी कि कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे आपको ये 5 चेंजेस देखने को मिल सकता है। या तो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन देखेंगे आप, या फिर पदार्थों के रंग में डिफरेंसेस देखेंगे, या फिर आप ये देखेंगे कि वहां पे टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है यानी कि ताप में परिवर्तन हो रहा है। आप सभी को मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्माशोषी, दूसरा होता है उष्माक्षेपी। आप कहते हैं उष्माशोषी तभी होगा जब रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए किसकी जरूरत होगी? हीट की जरूरत होगी। और उष्माक्षेपी तभी होगा जब रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या हो रहा होगा? उष्मा निकल रहा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो अगर कहीं पे भी ताप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया का ये क्या है? लक्षण है। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पे आपको अवक्षेप बनता हुआ मालूम पड़ रहा है, अवक्षेप क्या होता है? तो दही जैसा सफेद पदार्थ होता है। तो कहीं पे भी अगर आपको अवक्षेप जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 को पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब आपको सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl और पोटेशियम नाइट्रेट देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो ये AgCl है ये कैसा दिखेगा आपको? दही जैसा सफेद दिखेगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो कहीं पे अगर अवक्षेप बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। साथ ही साथ अभी जस्ट आप सबों ने देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन कैसे होता है? तो आप कहते हैं गुरुजी H2SO4 और NaHCO3 में केमिकल रिएक्शन होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तरह ऑक्सीजन गैस का भी उत्पादन हो सकता है या फिर हाइड्रोजन गैस का भी उत्पादन हो सकता है। और कहीं पे भी अगर गैस का उत्पादन हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है या किसका उदाहरण है? आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। मतलब साफ है कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको क्या दिख सकता है? अवस्था में परिवर्तन दिख सकता है, रंग में परिवर्तन दिख सकता है, ताप में परिवर्तन दिख सकता है, अवक्षेप बन सकता है या फिर गैस का उत्सर्जन हो सकता है। ये सब के सब क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया होने के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्थिति बदलना, आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सही है। दूसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है दिए गए सभी विकल्प, जबकि आपका तीसरा ऑप्शन है रंग बदलना, आप कहेंगे सर रंग बदलना भी सही है। और चौथा ऑप्शन है गैस का उत्सर्जन, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही सही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस ऑप्शन के जितने भी विकल्प हैं वे सब के सब क्या हैं सर? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के या ना होने के अवलोकन के लिए परफेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर आंसर बताने से पहले ये बताओ कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में होता क्या है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में क्या होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो आप चाहें तो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं कि जो आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन होता है वहां पे नाभिकीय ऊर्जा, या फिर आप इसको परमाणु ऊर्जा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परमाणु ऊर्जा से या नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो एटॉमिक पावर स्टेशन होता है वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एटॉमिक पावर स्टेशन का यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन का हार्ट किसे बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस पावर स्टेशन में जो रिएक्टर्स लगे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो एटॉमिक पावर स्टेशन का हार्ट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, एक्चुअली ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो गुरुजी इसी रिएक्टर्स में होता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक पावर स्टेशन का हार्ट बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे कि अभी हमारे देश में टोटल 22 ऐसे रिएक्टर्स हैं जो कि आपका क्या है, ऑपरेटिंग मोड में है, यानी कि चल रहा है। साथ ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडिया में टोटल कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इंडिया में टोटल 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, आप कहेंगे 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है। तो ध्यान में रखेंगे कि इंडिया का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, इंडिया का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है, आप सभी कहेंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि आपका किस राज्य में है। आप ध्यान में रखना कि ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है सर, महाराष्ट्र में। अब आप कहेंगे कि सर अब ये बता दो कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में कर्नाटक भी दिया हुआ है, तो क्या यहाँ भी कोई परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। बिल्कुल सर, ध्यान में रखेंगे कि कर्नाटक में आपका कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कौन सा है सर, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। साथ ही आप कहेंगे कि सर अगले ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इंडिया का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किसको बोला जाता है, तारापुर को, जो कि आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, आप कहेंगे महाराष्ट्र में। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, आप कहेंगे कर्नाटक में है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, आप कहेंगे गुजरात में। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में राजस्थान भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में आपका कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है आपका, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। आपको 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या फिर गलत है। आपका पहला स्टेटमेंट है कि एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह बड़ी संख्या में OH- आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी हम लोग बेस की बात करते हैं यानी कि भस्म की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि भस्म वैसा यौगिक होता है जिसमें क्या रहता है, OH- आयन रहता है। और जब भस्म को जल में घुलाया जाता है तो ये क्या देता है सर, OH- आयन देता है। और आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी भस्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वैसा बेस जो जल में डिजोल्व होने पर काफी मात्रा में OH- आयन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और वैसा बेस जो जल में घुलने पर कम मात्रा में OH- आयन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। और जब आप बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये सब के सब क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं।
तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह बड़ी संख्या में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सही बात है, और जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या है सर? सही है, क्योंकि बेस जब भी वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वह बड़ी संख्या में OH प्लस आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए KOH। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि बेस हो या फिर एल्कली यानी कि क्षार हो, वो जब भी जल में डिजोल्व होगा तो वो OH माइनस आयन देगा, OH प्लस आयन कभी न देगा। मतलब क्या कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है सर? सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है सर? वो गलत है। ध्यान में रखिएगा। आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे बार बार क्षार बोला जा रहा है, तो ध्यान में रखेंगे कि क्षार को हम लोग इंग्लिश में एल्कली कहते हैं, यानी कि वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो आप सभी क्या देख रहे हैं? पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों गलत हैं। आप कहेंगे सर ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। आप कहेंगे सर सिर्फ ए सही है, बी नहीं सही है, हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है केवल ए सही है और चौथा ऑप्शन है केवल बी सही है। आप कहेंगे सर केवल ए सही है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, साथ ही एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ कि जितने भी क्षार होते हैं सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया? तो मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि क्षार हम लोग उसको बोलते हैं जब हमारा बेस जल में घुलनशील हो जाता है, यानी कि जब हम लोग बेस को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, मिला देते हैं, तब वो क्षार बन जाता है। तो आपके पास कुछ ऐसे भी बेस हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि क्षार हम उसको बोलेंगे जो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, और फिर एक दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो आपका वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी क्षार होगा उस सब आपका कब तैयार होगा? जब उसको बेस को पानी में मिलाया जाएगा। मतलब जितना भी क्षार होगा वो सब के सब क्या होंगे? भस्म होंगे। लेकिन जितना भी भस्म होगा उस सब के सब क्षार नहीं होगा। काहे? तो सारा भस्म पानी में डिजोल्व नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा कि सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। मतलब ऑल एल्केलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्केली। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है CO2, दूसरा ऑप्शन है CH4, तीसरा ऑप्शन है P4, चौथा ऑप्शन है NH3। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विषम परमाणुक अणु नहीं है? विषम परमाणुक अणु नहीं है। आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि ये विषम परमाणुक अणु क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अणु होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये होते हैं दो प्रकार के। मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के? आप कहेंगे दो प्रकार का होता है। पहला आपका कौन सा होता है? तो पहला होता है गुरुजी विषम परमाणुक अणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और दूसरा होता है आपका समपरमाणुक अणु। दूसरा कौन सा होता है? समपरमाणुक अणु। ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये होता क्या है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग विषम परमाणुक अणु की बात करते हैं तो सीधे शब्दों में कहते हैं वैसा अणु जो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम परमाणुक अणु कहेंगे। जैसे कि अगर आप बात करते हैं मीथेन अणु की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक इसी तरह अगर आप बात करते हैं NaCl की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये सोडियम क्लोराइड का अणु तो है, लेकिन इसमें सोडियम के परमाणु भी हैं और क्लोरीन के भी परमाणु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे सभी अणु जो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होगा उसको क्या कहेंगे? विषम परमाणुक अणु कहेंगे। इंग्लिश में हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और आपका दूसरा होता है समपरमाणुक अणु।
नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा मॉलिक्यूल्स, वैसा अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, समपरमाणुक अणु कहेंगे, यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि आप बात करते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, आप बात करते हो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की, आप बात करते हो P4 की, आप सभी क्या देख रहे हैं कि इन सभी में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। ऑक्सीजन के जब दो परमाणु आपस में मिले तब क्या बना, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बना। नाइट्रोजन के तीन परमाणु जब आपस में मिले तो क्या बना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स बना। और उसी तरह फास्फोरस के चार परमाणु आपस में मिले तो क्या बना, फास्फोरस का मॉलिक्यूल्स बना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन सभी अणु में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, समपरमाणुक अणु कहलाते हैं। हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है। आप कहेंगे कि सर हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा विषम परमाणुक अणु नहीं है, जबकि पहला ऑप्शन है CO2, ये तो दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये तो हमारा विषम परमाणु अणु हो जाएगा। दूसरा है आपका CH4, ये भी आपका विषम परमाणु अणु है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। जबकि आपका तीसरा है P4, आप कहेंगे सर ये हमारा समपरमाणु अणु हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। जबकि आपका चौथा ऑप्शन है NH3, आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, विषम परमाणु अणु, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चारों में विषम परमाणु अणु नहीं है, आप कहेंगे सर P4 विषम परमाणु अणु नहीं है, ये क्या है, समपरमाणु अणु है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ डैश अवस्था में बदल जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है निर्जलीय, दूसरा ऑप्शन है वाष्प, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टलीय, चौथा ऑप्शन है गैसीय। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है, तब पदार्थ डैश अवस्था में बदल जाता है। मेरे मित्र जरा सा आप ये बताओ कि अगर आपके शरीर से पानी निकाल दिया जाए तो आप किस अवस्था में आ जाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी हम लोग डिहाइड्रेटेड अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि निर्जलीय अवस्था में आ जाएंगे। जब किसी का लूज मोशन होता है तो वो क्या कहता है कि अरे हमारा शरीर तो डिहाइड्रेटेड हो गया है, यानी कि हमारे शरीर से पानी निकल गया है। मेरे मित्र यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कुछ इसी टाइप से पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ डैश अवस्था में बदल जाता है। आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी इसी सेशन में हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 10H2O। और ये जो 10H2O है इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीकरण का पानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीकरण का पानी बोला जाता है। और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब क्रिस्टल गर्म हो जाता है तो क्रिस्टलीकरण का लोप हो जाता है। जब आप इसको गर्म करेंगे ये पानी क्या हो जाएगा, आपका उड़ जाएगा, गर्म होकर के वाष्प बन जाएगा, और वाष्प हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, इसका लोप हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्मूला से ये हट जाएगा। तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा Na2CO3, यानी कि इसका जो क्रिस्टलीकरण का पानी था गर्म होने के बाद वो क्या हो गया, तो सर वाष्प बनकर उड़ गया। अब आपका ये जो सोडा है वो क्या कहलाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब इसमें पानी है ही नहीं है तब ये कहलाएगा निर्जलीय वॉशिंग सोडा। क्या कहलाएगा, निर्जलीय वॉशिंग सोडा या निर्जलीय धोवन सोडा, आपको जो मन करे वो कह सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब क्रिस्टलीकरण का पानी लोप हो जाता है गर्म होने के बाद, तब जो आपका पदार्थ होता है वो किस अवस्था में बदल जाता है, आप कहेंगे सर निर्जलीय अवस्था में बदल जाता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा। इसी तरह जब आप कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O को गर्म करेंगे तो इसका जो ये 5H2O क्रिस्टलीकरण का पानी है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी कि ये वाष्प बन करके उड़ जाएगा। तब आपको क्या बच जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी तब हमको बच जाएगा CuSO4, और ये CuSO4 आपका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर ये निर्जलीय CuSO4 कहलाएगा। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि जब किसी यौगिक को गर्म करने पर उससे पानी उसका हट जाता है तब वो यौगिक क्या कहलाता है, निर्जलीय कहलाता है, यानी कि उसमें जल की उपस्थिति नहीं होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है फादर ऑफ प्लांट, तीसरा ऑप्शन है फादर ऑफ एटम, चौथा ऑप्शन है फादर ऑफ एनिमल साइंस। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्ल लिनियस ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बायो में पूरे जीव जंतु को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था। और वो दो कैटेगरीज कौन था, तो एक था आपका प्लांट किंगडम, एक था आपका प्लांट किंगडम, और दूसरा था आपका एनिमल किंगडम।
दूसरा कौन सा था, एनिमल किंगडम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी सबसे पहले कार्ल लिनियस ने ही जंतुओं को दो कैटेगरीज में बांटा था और इसीलिए कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, टैक्सोनॉमी का हिंदी क्या होता है, वर्गीकी होता है। यानी कि वर्गीकी का जनक किसे बोला जाता है, आप कहेंगे कार्ल लिनियस को बोला जाता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि अभी जो हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जंतुओं को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, उसकी नींव कहाँ पड़ी थी, तो जब कार्ल लिनियस ने यह बताया था कि जितने भी जंतु हैं उसको हम लोग 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उस वक्त के जो और अदर साइंटिस्ट थे वो दिमाग लगाना शुरू कर चुके थे कि सर जो यहाँ पे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बांट रहे हैं, तो हमारे पास चूंकि जंतु इतना ज्यादा है कि हम लोग इसको 2 ग्रुप में बांट करके पढ़ ही नहीं सकते हैं। यानी कि आधार यहीं से लिया गया था और फिर आर.एच. विटकर नामक वैज्ञानिक ने पूरे जंतु को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो आप सभी कहते हैं 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपका पहला कौन था, मोनेरा, दूसरा कौन था आपका, प्रोटिस्टा, तीसरा आपका कौन सा था, तो तीसरा था सर जी प्लांटे, चौथा कौन सा था, तो चौथा था आपका फंगी, और पांचवा कौन सा था सर, तो एनिमेलिया था। क्योंकि इस वर्गीकरण की जो नींव थी वो कार्ल लिनियस के वर्गीकरण में ही पड़ गई थी, इसीलिए कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है, वर्गीकी का जनक बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से बायोलॉजी में जंतुओं को कितने ग्रुप में बांटा गया है, आप कहेंगे 5 ग्रुप में बांटा गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे बोला जाता है, आप कहेंगे आर.एच. विटकर को आधुनिक वर्गीकी का जनक बोला जाता है। आप कहिएगा कि सर हमारे ऑप्शन में फादर ऑफ प्लांट भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे फादर ऑफ प्लांट नहीं देना चाहिए, इसको क्या देना चाहिए, फादर ऑफ बोटनी देना चाहिए। यानी कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। साथ ही आप कहेंगे कि सर अगले ऑप्शन में फादर ऑफ एटम भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि परमाणु का जनक किसे बोला जाता है, फादर ऑफ एटम किसे बोला जाता है, आप कहेंगे कि गुरुजी जॉन डाल्टन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में फादर ऑफ एनिमल साइंस भी दिया हुआ है। मेरे मित्र यहाँ पे एनिमल साइंस का मतलब हुआ जंतु विज्ञान, और बायोलॉजी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो जब आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि जंतु विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, आप कहेंगे अरस्तु को बोला जाता है। यानी कि फादर ऑफ एनिमल साइंस कौन हो जाएंगे, आप कहेंगे सर अरस्तु हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, तब आप क्या कहेंगे कि सर अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है, और जंतु विज्ञान का भी जनक किसे बोला जाता है, अरस्तु को ही बोला जाता है। साथ ही अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि जरा सा ये बताओ बबुआ कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने करा था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने करा था, तो आप कहेंगे लेमार्क और ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्तनपायियों में डैश, ऑप्शन दिया हुआ है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि वाली त्वचा होती है, दूसरा ऑप्शन है बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, तीसरा ऑप्शन है सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, और चौथा ऑप्शन है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि स्तनपायियों यानी कि मेमेल्स में क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये मेमेल्स क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मनुष्य आपको दिखाई पड़ते हैं दैट्स ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेमेल्स। आप कहेंगे सर कैसे, तो सर मेमेल्स वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं वे अपने बच्चों को क्या करते हैं, तो सर दूध पिला सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा सिर्फ मनुष्य ही नहीं, और जितने भी जानवर होंगे जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो स्तनपायी के कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि मेमल्स के कैटेगरी में रखा जाता है। आप सभी क्या देखते हैं कि आपका जो स्किन होता है उसके ऊपर में क्या रहता है, तो सर हेयर रहता है। साथ ही आप क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे स्किन के अंदर में कुछ ग्रंथियां भी होती है, ग्लैंड्स भी होती है। जैसे कि आप सभी कहते हो कि गुरुजी जो श्वेत ग्रंथि होता है वो कहाँ पे रहता है, त्वचा में रहता है, जिससे क्या होता है, तो पसीना का निष्कासन होता है। जो आपको ऑयल ग्लैंड्स होता है यानी कि तेलीय ग्रंथि होता है वो भी कहाँ रहता है, तो सर त्वचा में रहता है। तो आप ये कह सकते हैं बड़ी ही आसानी से कि जितने भी स्तनपायी होते हैं उसमें बालों के साथ क्या होती है, ग्रंथि वाली त्वचा होती है।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु का जो त्वचा होता है वो किस ऊतक से मिलकर बना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जंतुओं के त्वचा में उपकला ऊतक पाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है मेढक का कूदना, दूसरा ऑप्शन है पेट में भोजन की गति, तीसरा ऑप्शन है हृदय का धड़कना, चौथा ऑप्शन है हाथ से लिखना। फिर आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी और सी, दूसरा ऑप्शन है ए, बी और सी, तीसरा ऑप्शन है ए और डी, चौथा ऑप्शन है केवल सी। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि स्वैच्छिक मांसपेशियां क्या होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी में जो मांसपेशियां हैं इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका इनवॉलेंट्री मसल्स। पहला कौन सा होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसको हम लोग हिंदी में सर अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। और दूसरा होता है वॉलेंट्री मसल्स। दूसरा क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्वैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि वैसा मांसपेशी जो आपके इच्छा अनुसार मूव नहीं कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। जैसे कि आपका हार्ट बीट है, इस पे आपका जोर चलता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, वो तो अपने अनुसार मूव करेगा या फिर उसमें गति होगी। तो ध्यान में रखेंगे कि जो हार्ट का मसल्स होता है उसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। और कार्डियक मसल्स आपका किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे कि सर इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि अनैच्छिक मांसपेशी का एग्जाम्पल है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि वॉलेंट्री मसल्स उस मसल्स को बोलते हैं जिसमें हम लोग अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ला सकते हैं। जैसे कि आपका गर्दन का मांसपेशी हो गया, आप अपने इच्छा अनुसार इधर उधर घुमा सकते हैं। आपके हाथ का मांसपेशी हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार घुमा फिरा सकते हैं। तो वैसे सभी मसल्स जिसको आप अपने इच्छा अनुसार घुमा फिरा सकते हैं या जिसमें आप मूवमेंट ला पाते हैं अपने इच्छा अनुसार, उसको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। और जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार मूवमेंट नहीं ला पाते हैं उसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है मेढक का कूदना। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मेढक एक जगह से दूसरी जगह कूदेगा अपने स्वेच्छा के अनुसार, यानी कि मेढक का जो कूदने की गति होगी वो क्या होगी, तो गुरुजी उसके स्वैच्छिक मांसपेशी की गति होगी। आपका दूसरा ऑप्शन है पेट में भोजन की गति। जरा सा ये बताओ कि जब आपके पेट में भोजन चला जाता है तब आप उसको मूव कर पाते हो क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो पेट में भोजन की गति क्या हो जाएगा, अनैच्छिक गति का उदाहरण हो जाएगा या अनैच्छिक मांसपेशी गति का उदाहरण हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन है हृदय का धड़कना। आप कहेंगे सर ये तो इनवॉलेंट्री मसल्स ऑलरेडी है क्योंकि आपने पहले ही इसका एग्जाम्पल बता दिया। और चौथा ऑप्शन है हाथ से लिखना। भाई मेरे, जब आपको मन करेगा लिखने का तब आप लिखोगे, मन नहीं करेगा तो आप नहीं लिखोगे, यानी कि आपके हाथ का जो मूवमेंट होगा वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है, आप कहेंगे मेढक के कूदने में और हाथ से लिखने में स्वैच्छिक मांसपेशियां क्या होती है, कार्यान्वित होती है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और डी दोनों। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। ऑप्शन दिया हुआ है मूत्राशय, दूसरा ऑप्शन है गुर्दे, तीसरा ऑप्शन है अंड कोशिका, चौथा ऑप्शन है लिंग। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये किसके नीचे स्थित होता है? ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि मूत्राशय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरेनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेनरी ब्लैडर कहते हैं, जहाँ पे यूरिन आकर के क्या होता है, स्टोर होता है। और यहाँ से फिर ये यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसका आकार कैसा होता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार गोल सुपारी जैसा होता है। कैसा होता है, गोल सुपारी जैसा होता है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकलता है, प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है, प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है, जिसका काम क्या होता है, तो वीर को यानी कि सीमेन को एक विशिष्ट गंध प्रदान करता है। सीमेन को
एक विशिष्ट गंध प्रदान करता है। तो आप इतना सारा चीज इसके बारे में माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है, आप कहेंगे मूत्राशय के नीचे मौजूद है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में गुर्दा भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी समझ रहे होंगे कि गुर्दा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और किडनी का आपके बॉडी में क्या काम होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसका काम प्यूरिफिकेशन का होता है और ये क्या करता है, ब्लड को प्योर करता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में अंड कोशिका भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वैसा सेल जो कि एग के फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है जीन का मुक्त होना, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय, चौथा ऑप्शन है उदर का निचला भाग। आप सभी से क्वेश्चन करा जा रहा है कि महिलाओं में जो प्रसव पीड़ा होता है, जिसको हम लोग लेबर पेन बोलते हैं, वो किसके दीवारों में संकुचन के चलते होता है। तो आप सभी नोट कर लेंगे कि लेबर पेन गर्भाशय के दीवारों में संकुचन के चलते होता है। किसके दीवारों में, आप कहेंगे कि गर्भाशय के दीवारों में संकुचन के चलते क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लेबर पेन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा भी कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि फीमेल के बॉडीज में 3 टाइप के हार्मोन होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। तो एक हार्मोन जो होता है वो उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा हार्मोन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन। और ये कब स्रावित होता है, तो बच्चे के जन्म के समय स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन कब स्रावित होता है, तो आप कहेंगे बच्चे के जन्म के समय स्रावित होता है। और इसका काम क्या होता है, तो गुरुजी ये गर्भाशय के दीवारों को सिकुड़ने से बचाता है। गर्भाशय के दीवारों को सिकुड़ने से बचाता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि बच्चे के जन्म के समय महिलाओं के बॉडी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, आप कहेंगे रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये गर्भाशय के दीवारों को सिकुड़ने से क्या करता है, बचाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में जीन का मुक्त होना दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जीन को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी इकाई कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में अंडाशय भी दिया हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं, जहां पे एग स्टोर होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे चौथे ऑप्शन में उदर का निचला भाग भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी का नीचे वाला पोर्शन बोलते हैं। आप कहेंगे ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका थोरेकिक कैविटी है, इससे नीचे का जो पार्ट होता है इसी को क्या बोला जाता है, उदर गुहा बोला जाता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, चौथा ऑप्शन है प्लेनेरिया। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा बहुविखंडन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी कि इन चारों में से किस में जनन की प्रक्रिया बहुविखंडन मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है इसमें जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो गुरुजी बहुविखंडन प्रक्रिया के थ्रू होती है। ध्यान में रखिएगा कि प्लाज्मोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को मलेरियल पैरासाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मलेरियल पैरासाइट बोला जाता है, यानी कि जो मलेरिया बुखार आता है वो किसके चलते, तो गुरुजी प्लाज्मोडियम के चलते। और प्लाज्मोडियम किसका कारण बनता है, आप कहेंगे मलेरिया का कारण बनता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि इसको तो हमने समझ लिया, बड़ा ही इजी सा चीज था। लेकिन ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में जो ईस्ट दिया हुआ है इसमें जनन की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया से होती है, तो ध्यान में रखेंगे कि जो आपके ऑप्शन में ईस्ट दिया हुआ है और साथ ही साथ जो आपके ऑप्शन में हाइड्रा दिया हुआ है, तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों में
जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होती है, तो आप सभी याद रखना कि बडिंग के प्रोसेस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? बडिंग के प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फिजन है, मल्टीपल फिजन है, या फिर बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, ये सब के सब किस टाइप के रिप्रोडक्शन है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्लेनेरिया भी दिया हुआ है, तो जरा सा ये बताओ कि ये प्लेनेरिया है क्या? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्लेनेरिया जो है ये आपका एक्वाटिक पैरासाइट है, यानी कि जल में पाया जाने वाला परजीवी है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि प्लेनेरिया क्या है, आप कहेंगे एक्वाटिक पैरासाइट। इसमें जनन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें जनन की प्रक्रिया द्विविखंडन प्रक्रिया के थ्रू होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो कि आपका मलेरियल पैरासाइट है, इसमें जनन की प्रक्रिया बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। प्लेनेरिया जो कि आपका एक्वाटिक पैरासाइट है, जल में पाया जाने वाला परजीवी है, इसमें जनन की प्रक्रिया द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन से होती है। और ईस्ट और हाइड्रा में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूब्रोसम है। ऑप्शन दिया हुआ है आलू, दूसरा ऑप्शन है टमाटर, तीसरा ऑप्शन है कद्दू, चौथा ऑप्शन है प्याज। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने कई दफा याद करा है कि आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूब्रोसम होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में टमाटर भी दिया हुआ है, कद्दू भी दिया हुआ है, प्याज भी दिया हुआ है, इन सब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो नोट डाउन करेंगे कि प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सिपा, टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और कद्दू का वैज्ञानिक नाम होता है कुकुरबित्ता। यहाँ पे आर छूट गया है, आर लिख लेंगे, नहीं तो इसको आप पूरा लिख लेंगे, कुकुरबित्ता। तो आप सभी इसका भी ख्याल रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में इसका भी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। ऑप्शन दिया हुआ योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है दहन अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन कराया जा रहा है कि ऑक्सीजन में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है? तो गुरुजी प्रकाश और साथ ही साथ ऊष्मा भी रिलीज होता है। ध्यान में रखेंगे कि वैसे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दहन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसी को हम लोग कंबसन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंबसन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका कार्बन है, जनरली आप क्या कहते हैं कि गुरुजी कोयला में पाया जाता है। तो जब आप कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या कहते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, और थोड़े अमाउंट में हमको प्रकाश भी मिलता है, और साथ ही साथ ऊष्मा तो निकलता ही है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वैसे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है किस टाइप का अभिक्रिया कहलाता है? दहन अभिक्रिया कहलाता है, या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंबसन रिएक्शन कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर जुट रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हो रही है वो एक प्रकार का क्या है? तो आप योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पे कहना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो प्रकाश और ऊष्मा भी मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? तो दहन अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि चूंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में योगात्मक अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में जुट करके एकल अणु का निर्माण करता है क्या कहलाता है? योगात्मक अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, इसी को हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और वैसा रिएक्शन जिसमें आपका कोई मोस्ट क्रियाशील तत्व अपने से कमजोर क्रियाशील तत्व को क्या करता है? डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट
रिडंडेंट रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में अपघटन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में डिकम्पोज रिएक्शन कहते हैं, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका कोई बड़ा सा अणु टूट करके छोटे छोटे अणु में तब्दील हो जाता है, क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं बायो को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना, और वो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।